मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, आज आपके सम्मुख समानता की अवधारणा पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता की भांति समानता भी मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि समानता के विषय में प्राचीन काल से इस पर मतभेद कायम रहा है। कुछ लोग समानता के पक्ष में तो कुछ लोग समानता के विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते रहे हैं। हम जहां तक देखते हैं समाज में कि मनुष्य कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई मंद बुद्धि है तो कोई तीक्ष्ण बुद्धि है। तो ये जो विविधताएं हैं, ये जो मानवीय असमानता है, ये प्रकृतिगत असमानता है और इसे हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस असमानता को हम दूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस असमानता के अलावे भी कई असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे ये अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये रंग के आधार पर भेदभाव आदि, ये सब समाज के द्वारा निर्मित किया गया भेदभाव है। इसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम इसी सामाजिक असमानता का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ विद्वानों की परिभाषा पर दृष्टिपात करें तो वार्कर समानता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अधिकारों के रूप में हमें जिन परिस्थितियों की गारंटी दी गई है वह उसी अनुपात में अन्य व्यक्तियों को भी दी जाए और अन्य व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं वह मुझे भी प्रदान किए जाए। यानी वार्कर समानता को अधिकारों की समानता के रूप में व्यक्त करते हैं। लास्की कहते हैं कि जब तक व्यक्ति आवश्यकता, क्षमता और योग्यता में असमान है, व्यवहार की समानता संभव नहीं है। यानी लास्की के अनुसार समानता मूल रूप में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। इसमें समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से भी है। इसका आशय इस बात से भी है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए। सभी व्यक्तियों को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। इन विश्लेषणों के आधार पर हम पाते हैं कि समानता के दो पहलू हैं। पहला, जब यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति, वंश, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यह नकारात्मक समानता है। यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या सिर्फ भेदभाव के निषेध कर देने से समानता के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर विकास करने का मौका पा सके। यानी अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाने का अवसर उसे प्राप्त हो सके। सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता प्रदान करनी होगी। अवसर की समानता का अर्थ उचित और पर्याप्त अवसर दिए जाने से है। जैसे किसी पेशा में जाने का अवसर सबके लिए खुले होने चाहिए, लेकिन अब उसमें कोई अपने कौशल और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ सकता है,
कोई पीछे छूट सकता है। ये योग्यता और क्षमता के बल पर कोई आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव यहां है कि किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मना किया जाए और किसी व्यक्ति के लिए वही काम करने को कहा जाए। यानी कोई भी पेशा अपनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के पास जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से वो अपना काम चुन सके और वो काम कर सके। अवसर की समानता से हमारा यही आशा है। इन अध्ययन के पश्चात अब समानता के मूल तत्व सामने आते हैं। वो है कि सबसे पहले समानता के लिए ये जरूरी है कि विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय का कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई विशेषाधिकार होता है तो ऐसी स्थिति में समानता संभव नहीं है। दूसरे, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी पूर्ति नहीं होती, तब तक व्यक्ति समानता का उपभोग नहीं कर सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करने का उसे पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इस पर भी दृष्टिपात करें कि ये समानता की जो अवधारणा है, इसका विकास किस रूप में हुआ है, इसकी स्थिति क्या रही है। तो सबसे पहले हालांकि प्राचीन काल में जब हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि सबसे पहले हमको समानता का जो तत्व है वो धार्मिक मान्यताओं में अंतर्निहित दिखता है। जैसे सभी धर्मों में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के संतान है। तो इस बात में यह साबित हो जाता है कि हर आदमी जब एक ही ईश्वर की संतान है तो स्वाभाविक रूप से सभी मनुष्य समान है। हालांकि समानता की धारणा का विकास आधुनिक युग में अपने मूल रूप में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले समानता की स्थिति नहीं थी। समानता का विकास के विचारों का विकास धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम पाते हैं कि यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने समानता के विषय में असहमति व्यक्त की है। अरस्तु मानते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से सभी मनुष्य असमान हैं। कुछ व्यक्ति इस तरह के बने होते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास इस तरह का होता है कि वह केवल दूसरों के आदेशों का पालन कर सकते हैं, दूसरों के कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि और क्षमता का उपयोग समाज के लिए कर सकते हैं। और इन्हीं तर्कों के आधार पर अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं और मानवीय समानता की अवधारणा को पूरी तरह नकारते। उन्होंने असमानता को प्राकृतिक बताया है। जेनो एवं स्टोइक विचारकों ने समानता को मानवीय विवेक पर आधारित बताया। अब हम हॉब्स के पास चले। संविदावादी विचारकों में तीनों ने अपने अपने हिसाब से प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। तो हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसमें मनुष्य के लिए कोई, मानव समाज के लिए कोई नियम नहीं था, अराजकता की स्थिति थी। और इस अराजकता की स्थिति में जिसके मन में जो आता था वही करता था। किसी के लिए भी कोई नियम प्रचलित नहीं था। अपनी ताकत के बल पर जो करना चाहता था वो करता था। यानी उस प्राकृतिक अवस्था में समानता जैसी कोई बात नहीं थी। दूसरे संविदावादी विचारक लॉक प्राकृतिक संपदा पर प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार को स्वीकार करते हैं।
यानी लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के समान प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता को स्वीकार किया। लॉक अपने विचार में समानता को स्वीकार करते हैं। रूसो के अनुसार दो तरह की असमानताएं हैं। उन्होंने प्राकृतिक असमानता के बारे में कहा कि इसे तो नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान असमानता पर उन्होंने प्रहार किया और ये सामाजिक समानता का पक्ष लिया। आगे चलकर हम देखते हैं कि जेफरसन ने लॉक के विचारों के समान ही अधिकार के समानता को समर्थन किया और फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व वहां वर्तमान सामाजिक असमानता की आलोचना की। फ्रांस में उस समय एक तरफ बहुत गरीबी थी तो दूसरी तरफ सामंत लोग विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। जेफरसन चाहता था कि अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अब हम समाजवादी विचारकों पर दृष्टिपात करेंगे। समाजवादी विचारकों में प्लेटो, मोर, वेस्टानली आदि दार्शनिकों ने ये से प्रेरित होकर के व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति पर बल दिया। हालांकि यही व्यक्तिगत समाप्ति के उन्मूलन की बात बाद में आगे चलकर मार्क्स ने किया। मार्क्स के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही वर्ग भेद है और व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही शोषण की प्रवृत्ति मानव समाज में उत्पन्न हुई और राज्य का निर्माण हुआ, और इसलिए वो कहते हैं कि राज्य और वर्ग दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। साम्यवाद की अवधारणा में मार्क्स ने आर्थिक समानता को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है। बाकुनिन आर्थिक समानता को न्याय एवं स्वतंत्रता की आधारशिला बताया है। उसने व्यक्ति की समानता एवं स्वतंत्रता के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध किया है। टायनी का विचार इन सबसे थोड़ा सा भिन्न है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मानवीय समुदाय का सदस्य है। उनकी ये मान्यता इस बात पर नैतिक समानता की मान्यता पर आधारित है कि ईश्वर के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। वीडियो में हम समानता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।